हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान के भाग 10 में पहला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो हमारा उत्तर होगा 17 जून 1917 को गांधी जी ने 17 जून 1917 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। लेकिन 1915 में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। इसको हरिजन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है और गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला सवाल है दूसरा नंबर, भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, एस जयशंकर, थावर चंद गहलोत। रमेश पोखरियाल निशंक जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद जो है भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं, जबकि डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। तो हमारा उत्तर होगा रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद के चार्ज में कानून और न्याय मंत्रालय के अलावा जो है संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया है। रविशंकर प्रसाद। अगला सवाल है तीसरा नंबर, बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी, विजय शंकर तिवारी, विजय कुमार सिन्हा या राधाकांत झा? तो इसके पहले वाले विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी थे, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव हुआ है नवंबर 2020 में, उस चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और बीजेपी के द्वारा पहली बार बिहार विधानसभा के लिए अपना अध्यक्ष मनोनीत किया गया और उनका निर्वाचन जो है विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया गया। वे हैं विजय कुमार सिन्हा। लखीसराय से 2010 का चुनाव जीता था इन्होंने, 2005 का चुनाव जीता था, 2015 में ये चुनाव हार गए थे और फिर 2020 में ये चुनाव जीते हैं। तो ये विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 7 सितंबर को, 10 सितंबर को या 14 सितंबर को? तो मैं आपको बतलाता हूं 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने एक मत से, एक स्वर से यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। तब से उसके बाद 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और वहां से प्रत्येक वर्ष 1953 के बाद प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा उत्तर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर संविधान सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। 14 सितंबर
1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है 5 नंबर, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, गुजरात का? तो बैसाखी जो है पंजाब का प्रमुख फसली त्योहार है। पंजाब इसका उत्तर होगा, पंजाब। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। छठा सवाल है, किस गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने पर हरित गृह प्रभाव बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ठंडे प्रदेशों में पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जो पौधे होते हैं बागीचे के, उनको बचाने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है और उसमें पौधे को लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और दिन के समय जो सूर्य का प्रकाश है उस कांच के प्लेट से होकर उस घर में प्रविष्ट करती है और जो CO2 होता है उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण रात में अत्यधिक ठंड पड़ने के बावजूद भी पेड़ पौधे सड़ते गलते नहीं हैं और पेड़ पौधे बचे रहते हैं। उसी प्रकार हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी के द्वारा विकिरित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है और हमारे पृथ्वी के तापमान को घटने नहीं देती है। तो किस गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने पर हरित गृह प्रभाव बढ़ता है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो हमारा उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा इस प्रकार है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 78%, लेकिन वर्तमान में नई पुस्तकों में 78.03% दिया गया है। ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी पहले से घटाई गई है, पहले ऑक्सीजन की मात्रा 21% थी, अब वर्तमान नई पुस्तकों में 20.99%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। तो इस प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण यानी हरित गृह प्रभाव बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक समस्या की उत्पत्ति होगी, जिससे चक्रवात, तूफान इत्यादि जो है आएंगे, ज्वार भाटे, लहरें इत्यादि की उत्पत्ति होंगी। इसके अलावे बर्फ जो ध्रुवों पर जमे हुए बर्फ हैं वो पिघलेंगे, जिसके कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिसके चलते समुद्र के तटीय प्रदेश और समुद्र के बीच छोटे द्वीप जो हैं डूब जाएंगे। ये सारा प्रभाव जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण होगी। तो हमारा उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? सोरेनसन ने एक pH स्केल की रचना की थी, जिस पर उन्होंने बताया कि इस स्केल में जिस सॉल्यूशन का pH मान 7 होगा वह उदासीन होगा, लेकिन 7 से जब बढ़ेगा, 7 से आगे बढ़ेगा तो उस अगर pH मान 7 से अधिक है तो वह जो होगा क्षारीय होगा। इस तरफ जब बढ़ेंगे 7 से इधर तो ये क्षारीय होगा। विलियम का नेचर जो होगा प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्यूशन वह बेसिक होगा, और 7 से अगर इधर की ओर यानी घटता है तो अम्लीय यानी एसिडिक होगा। अम्लीय यानी 6, 5, 4, 3 वगैरह वगैरह इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे 2, 1, 0। तो 0 6 वाले से ज्यादा अम्लीय होगा और ये 10 जो है ये 8 वाले से ज्यादा क्षारीय होगा। हमारे ब्लड का, हमारे रक्त का pH मान 7.4 होता है, मतलब हमारा रक्त जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो देखते हैं 5.5 से कम, 8.5 से अधिक, 10.5 से अधिक, 12.5 से अधिक।
तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे 7 से अधिक है। ये 7 वाला जो है न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन। तो 8.5 है। ये 7 के बाद आता है 10.5, ये भी 7 के बाद आता है 12.5, ये भी 7 के बाद आता है। मतलब यह क्षारीय प्रकृति का ये तीनों विलयन होगा और ये अम्लीय नहीं हो सकता है। तो अम्लीय हमारा कौन बच गया? 5.5। हम देखते हैं 7 के इधर है, 5 और 6 के बीच में 5.5 होगा। तो हमारा अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होगा? 5.5 से कम। कब होती है यह स्थिति? जब पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो वह जलवाष्प से अभिक्रिया करके वह परिवर्तित हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड में, और वह वर्षा जल के साथ जब धरती पर गिरती है तो इस स्थिति को अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है, एसिडिक रेन। अगला सवाल है 8 नंबर, एंजियोप्लास्टिक का संबंध किस अंग से है? एंजियोप्लास्टिक एक नई टेक्निक है। ये किस अंग के लिए है? दिमाग के लिए यानी ब्रेन के लिए, लंग्स यानी फेफड़ा के लिए, किडनी यानी वृक्क के लिए, और हार्ट यानी हृदय के लिए। तो हमारा उत्तर होगा हार्ट का एंजियोप्लास्टिक किया जाता है। एंजियोप्लास्टिक में स्टेन लगाए जाते हैं और उसकी सहायता से जो है हृदय के जो आर्टरी है उसमें जो रुकावट पैदा होती है, वसा वगैरह जो जम जाती है, उसको हटाने के लिए एंजियोप्लास्टिक किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा हार्ट। आंसर क्या होगा? हार्ट यानी हृदय, हृदय, हार्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन प्रौद्योगिकी का संबंध वायरलेस प्रौद्योगिकी से नहीं है? सवाल देखा जाए, नहीं है। ब्लूटूथ, टेलीफोन, वाईमैक्स, वाईफाई, और चीन ने बनाया है लाईफाई। लाईफाई। तो ब्लूटूथ का संबंध जो है वायरलेस प्रौद्योगिकी से, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ होता है। वाईमैक्स का भी संबंध वायरलेस प्रौद्योगिकी से है। वाईफाई का भी संबंध वायरलेस प्रौद्योगिकी से है। लाईफाई का भी संबंध वायरलेस प्रौद्योगिकी से है, लेकिन टेलीफोन का संबंध वायरलेस प्रौद्योगिकी से नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा टेलीफोन, टेलीफोन। अगला सवाल, ब्लड ग्रुप AB का पता किसने लगाया था? कार्ल लैंगस्टीनर ने, डी कैस्टिलो तथा स्टूलरी ने, कार्ल कोल्लर ने, मॉरिस हेलमैन ने। तो देखिए सर, कार्ल लैंगस्टाइनर ने A, B और O ब्लड ग्रुप, 3 ब्लड ग्रुप का पता लगाया था 1900 में। A, B और O, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O का पता लगाया था लैंगस्टाइनर ने 1900 में। एक चौथे ब्लड ग्रुप जिसको AB कहते हैं, AB ब्लड ग्रुप का पता लगाया था डी कैस्टिलो तथा स्टूलरी ने। किसने लगाया था? डी कैस्टिलो तथा स्टूलरी ने। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी कैस्टूलरी तथा स्टूलरी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सबरीमाला अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? वर्तमान में यह मंदिर बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि इस मंदिर में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को जाने दिया गया। सबरीमाला अयप्पा मंदिर जो है महाराष्ट्र में है, केरल में है, कर्नाटक में है, गोवा में है। तो हमारा उत्तर होगा केरल में है। भगवान अयप्पा का ये मंदिर है केरल में। इसके 4 मंदिर हैं, यहाँ पर 4 मंदिर अवस्थित है। दूसरा सवाल है 12वां, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो हमारा उत्तर होगा राजस्थान में। राजस्थान में पहली बार, राजस्थान में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू
उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ने राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था। नागौर जो है राजस्थान का एक जिला है और उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किया था। अगला सवाल है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? हाजीपुर को, नोएडा को, गुड़गांव को, बंगलुरु को। तो हमारा उत्तर होगा बंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, क्योंकि भारत के जितने भी कंप्यूटर से संबंधित उद्योग हैं, प्रौद्योगिकी है के कारखाने हैं, कंप्यूटर के कारखाने, वे सारे के सारे बंगलुरु में अवस्थित हैं, क्योंकि यह शहर भारत का एक ऐसा शहर है जहां बिल्कुल धूल नहीं है। बंगलुरु को बागीचों का शहर भी कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा बंगलुरु। बंगलुरु, पहले इसका नाम बंगलोर था। बंगलुरु ये कर्नाटक की राजधानी है। डुरंड कप का संबंध, प्रश्न नंबर 14, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, टेनिस से, हॉकी से या बैडमिंटन से? डुरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के शिमला से हुई थी और सबसे अधिक बार मोहन बागान बंगाल की टीम ने इस कप को जीता है। वर्तमान जो विजेता है वो केरल का गोलुकम केरला नामक टीम जो है विजेता है। तो उत्तर होगा डुरंड कप, इसका उत्तर होगा फुटबॉल। आंसर हमारा क्या होगा? फुटबॉल। फुटबॉल, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। इस टीम की, इस टूर्नामेंट की स्थापना 1888 में हुई थी और यह एशिया की, भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? 15वां नंबर हमारा सवाल है। बराक ओबामा, तुलसी गबार्ड, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप। तो वर्तमान अभी 2020 के नवंबर में जो इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, उसमें विजय श्री मिली है जो बाइडन को। जो बाइडन अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति का नाम है। ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति महिला बनी है जो भारतीय मूल की अमेरिकी है। उनका नाम है कमला हैरिस। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? 16 नंबर प्रश्न है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1975 में 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव, अनीता कुंडू, जुनको तबई, विछेंद्री पाल। तो हमारा उत्तर होगा विछेंद्री पाल। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, 2 बार इन्होंने। और जुनको तबई 1975 में विश्व की प्रथम महिला बनी। 1975 में ये जापान की रहने वाली थी। 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई में सफलता प्राप्त की थी। ये विश्व की प्रथम महिला थी। विश्व की प्रथम महिला जापानी थी
जापान के जुनको तबई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था चढ़ाई में। विछेंद्री पाल हमारा उत्तर होगा। विछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े थे। 49वीं समानांतर यानी पैरेलल लाइन किन 2 देशों को अलग करती है? फ्रांस और जर्मनी को, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, भारत और चीन को, यूएसए और कनाडा को। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 29वीं समानांतर रेखा, नामांतर रेखा। यूएसए और कनाडा के बीच जो रेखा सीमा रेखा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है सीज फ्राइट रेखा। और यूएसए तथा कनाडा के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। उत्तर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा क्या है? 49वीं समानांतर रेखा और कनाडा के बीच। अगला सवाल है, मनुष्य के जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है या मौजूद होती है? आप जानते हैं स्वाद कालिकाओं के कारण ही हम किसी वस्तु का स्वाद ले पाते हैं, जैसे नमकीन है कि तीखा है कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है। इसके बारे में हमको जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाएं ही बताती हैं। इनकी संख्या 2000 से 8000 हो सकती है, या 50,000 से 1 लाख हो सकती है, या 10 लाख से 1 करोड़ हो सकती है, या 1 करोड़ से अधिक हो सकती है। तो हमारा उत्तर होगा 2000 से 8000। एक मनुष्य के जीभ पर 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? हरिश्चंद्र, तारामती, आलम आरा, पैगाम, मुगले आजम। तो भारत की पहली फिल्म थी 1913 में बनी थी हरिश्चंद्र, तारामती। पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा 1931 में। तो हमारा उत्तर होगा आलम आरा 1931। ये बोलने वाली फिल्म थी, पहली फिल्म थी। तो स्टूडेंट, हमने आज आपके समक्ष 20 प्रश्नों को रखा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।